गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज अपने हिंदू लॉ के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि हमारी एआईबी के एग्जाम के लिए हेल्प करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए और बीएनएस। इन सब्जेक्ट्स के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम सीपीसी के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। देखो यहाँ जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप पहली देख रहे हो तो इससे पहले चैनल पे जाके आप ये भी एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी एक यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है जिसमें हम आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के क्वेश्चंस करवाएंगे इन फ्यूचर, और वहां पे 550 क्वेश्चन बीएनएस के अपलोड हो चुके हैं। तो 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करो। और बीएनएस आपको भी पता है कि नए 3 क्रिमिनल लॉ है, वहां पे हाईएस्ट लेवल जुडिशरी को फोकस करते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो उसके नीचे के जितने भी एग्जाम्स है वो इजीली आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हिंदू लॉ का। देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि शब्द हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिखों को सम्मिलित करता है। देखो जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे वहां पे हिंदू की डेफिनेशन दे रखी है कि हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। तो यहाँ पे हमें वहां बताया है कि हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख सम्मिलित होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा शुद्ध स्टेटमेंट है। तो पहले का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के मध्य विवाह से संबंधित विधियों का संशोधन करने एवं संहिताकरण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यहाँ पे हमें ये पूछ रहे हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया था ये क्यों बनाया गया था, कि हिंदुओं के मध्य जो विवाह से संबंधित संशोधन करना या उसको संहिताकरण करने के लिए बनाया गया था। तो क्या ये स्टेटमेंट शुद्ध है या क्या ये स्टेटमेंट शुद्ध नहीं है? तो दूसरे वाले में भी ये एकदम स्टेटमेंट शुद्ध स्टेटमेंट है, तो दूसरे का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदू विवाह अधिनियम डैश 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 में अधिनियमित किया गया था। लास्ट के भी 2 क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है 1955, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1955 में इसको अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शब्द जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची द्वारा हिंदू अधिनियम को किस धारा से हटाया गया? देखो यहाँ पे ये सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के आंसर से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। देखो पहले जब हम लॉ पढ़ते थे, लॉ में एक्सटेंड मतलब विस्तार की एक चीज पढ़ते थे कि ये अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इस लाइन को हटाया, मतलब कि एक्सटेंट में अब हम क्या पढ़ते हैं कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, मतलब कि इस एक्ट का एक्सटेंट जम्मू कश्मीर राज्य पर भी होता है। ये कब से हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 से हुआ। ये क्वेश्चन भी हमारा एक प्री का क्वेश्चन बनता है, तो इस डेट को भी नोट करना। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सी धारा से इसको हटाया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन करेक्ट है। सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 से हटाया था। इस अधिनियम के सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 से इसको हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू विवाह के लिए शर्तों में से कुछ निम्नवत है। हिंदू विवाह में कुछ शर्तें जैसे विवाह रूढ़िगत समारोह एवं विधियों के अनुसार संपन्न होना चाहिए, विवाह के अनुपालन के समय किसी पक्षकार का कोई जीवित पत्नी या पति नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। विवाह अनुपालन के समय कोई पूर्ववर्ती विवाह नहीं होना चाहिए, और यदि कोई है तो विघटित कर दिया गया होना चाहिए। तो एक वैलिड मैरिज के लिए ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब एक हिंदू विवाह में एक वैध विवाह को, वैध विवाह की शर्तों के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सारी पॉइंट्स होने
होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को निम्नलिखित को लागू होता है, किसको लागू होता है? बौद्ध, जैन और सिखों को, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि हिंदू में ये पर्संस भी इंक्लूड माने जाते हैं, इनको एप्लीकेबल होता है। ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज के अनुयायियों को भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होते हैं। किसी व्यक्ति को जो अपने किसी प्रारूप में एक हिंदू है उसको भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये हिंदू मैरिज जो एक्ट है वो इन सभी पर एप्लीकेबल होता है। और देखो इसके अलावा जब हम हिंदू की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं वहां पर हमें बताया है कि इन इनको एप्लीकेबल होता है, और हिंदू लोग किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो जो मुस्लिम होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो यहूदी होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मुस्लिम लोग कहाँ पर हिंदू लोग कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अशुद्ध अभिकथन को चुनना है, गलत स्टेटमेंट को हमें चुनना है कि विवाह के समय किसी पक्षकार की अस्वस्थ चित्ता विवाह को शून्य बना देती है। सही है कि जब पार्टी मैरिज कर रही है उसी टाइम अगर कोई पार्टी पागल हो जाती है तो शादी वैलिड ही नहीं है। सेकंड कहते हैं, यदि विवाह के समय दूल्हा 21 साल से कम और दुल्हन 18 साल से कम है तो ऐसा विवाह न केवल शून्य है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये हमारे अभी तक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, संबंधों की निषिद्ध कोटि के अंतर्गत एक दूसरे से संबंधित पक्षकारों के मध्य किया गया विवाह या एक सपिंड संबंध शून्य है। मतलब जो सपिंड संबंध होते हैं जैसे भाई बहन, इनके बीच में की गई मैरिज क्या होती है? वॉइड होती है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कहते हैं, संबंधों को निषिद्ध कोटि के अंतर्गत एक दूसरे से संबंधित पक्षकारों के मध्य एक विवाह शून्य होगा भले ही दोनों पक्षकारों को नियंत्रित करती हुई रूढ़ी प्रथा द्वारा घोषित किया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यदि विवाह के समय एक व्यक्ति सहमति देने में समर्थ था किंतु तत्परि स्वस्थ हो जाता है तो फिर विवाह शून्य है या विवाह अवैध हो जाएगा या विवाह पत्नी के विकल्प पर शून्य करनी होगा या विवाह एक अकृत होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो मैरिज है वो पत्नी के विकल्प पर वॉइडेबल होगा। अब वॉइडेबल का मतलब मैं चीज पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि या तो वॉइड हो जाएगा या तो फिर वैलिड हो जाएगा। मतलब ये वाइफ पे डिपेंड करेगा कि उस मैरिज को आगे वो खत्म करना चाहती है या उसको आगे कंटिन्यू रखना चाहती है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताता है कि यदि एक पुरुष एवं महिला एक साथ लंबे समय से रह रहे हो और पुरुष उसके बच्चों को अभी स्वीकार करता है तो यहाँ पे क्या होगा? यह एक प्रिजम्पशन उत्पन्न होती है कि महिला उस पुरुष की पत्नी है। यह एक प्रिजम्पशन उत्पन्न होती है कि पुरुष उस महिला का पति है। जब आप एक लंबे टाइम से एक साथ रह रहे हो और आपके संबंधों की वजह से कोई संतान उत्पन्न होती है तो ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि वो फीमेल उस मेल पर्सन की वाइफ है या वो मेल पर्सन उसका हस्बैंड है या पति या पत्नी के रूप में उसके संबंध के बारे में कोई उपधारणा नहीं। उपधारणा तो उत्पन्न होती है, कोर्ट ये मानेगा अगर आप तुम साथ रह रहे हो तो अगर बच्चे उत्पन्न होते हैं और आप उस चीज से डिनाई करते हो तो भाई वो बच्चे तुम्हारे ही है और आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। इसका मतलब डी स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समारोह पूर्वक संपन्न हुए दो हिंदुओं के मध्य विवाह का रजिस्ट्रीकरण विवाह के सत्य का एक दृढ़ प्रमाण है। एकदम सही स्टेटमेंट है। जब पूरा समारोह एक शादी जो होता है एक लीगल प्रोसीजर से कंप्लीट होती है तो इसका मतलब वो वैलिड मैरिज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट विवाह की अकृतता की डिक्री पारित करेगा कब? मतलब एक मैरिज को खत्म करने की डिक्री या शून्य करने की डिक्री कब पारित करेगा? जब द्विपत्नीत्व स्थापित है, क्योंकि हिंदू लॉ में दो पत्नी रखनी अलाउ नहीं है, बाइगेमी का ऑफेंस लग जाता है, तो द्विपत्नी स्थापित है, या यदि पक्षकारगण संबंधों की निषिद्ध कोटि के अंतर्गत या सपिंड संबंधों के अंतर आते हैं, या यदि विवाह के समय कोई पक्षकार अस्वस्थ है, तो सारे ही स्टेटमेंट सही है। तब ऐसे डिक्री विवाह को खत्म करने की डिक्री दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवाह शून्य अकृत हुआ, एक मैरिज को कब हम वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं? जब लड़का 21 साल से कम और लड़की 18 साल से कम की है।
जब पक्षकारों के बीच निषिद्ध कोटि के अंतर्गत उनके बीच विवाह होता है, मतलब भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं, तो वॉइड है। विवाह के पक्षकारगण स्वस्चित थे और विवाह की सहमति देने के लिए समर्थ थे, या उपरोक्त ए और बी। देखो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, बाकी हमारा डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही माने जाएंगे, तब ऐसी मैरिज हमारी वॉइड मैरिज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवाह निम्नलिखित में से किसी आधार पर वॉइडेबल होगा। किन के आधार पर हम एक मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं? वॉइडेबल का मतलब या तो वॉइड या तो वैलिड। तो जब दंपत्ति में किसी नपुंसकता मैस्कुलेशन का आधार है, या विवाह के समय दंपत्ति में से किसी अस्वस्थचित्ता पर है, विवाह की सहमति प्राप्त करने में बल प्रयोग किया गया था, तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहते हैं, जब दो व्यक्ति एक सर्वनिष्ठ पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों से हैं, इन्हें निम्नलिखित के द्वारा एक दूसरे से संबंधित कहा जाएगा। कौन सा संबंध होगा? सपिंड, अर्ध रक्त, पूर्ण रक्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भिन्न पत्नियों से हैं तो ये अर्ध रक्त संबंध माना जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, निम्नलिखित संबंध निषिद्ध कोटि के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे संबंध, ऐसे रिलेशन जिनको हिंदू लोग क्या करते हैं? प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं। भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची और भतीजा, उपरोक्त सभी, ये सारे रिलेशन जो होते हैं, इनमें अगर कोई ऐसे इंटरकोर्स वाले रिलेशन बनाए जाते हैं तो ये क्या माने जाते हैं? निषिद्ध माने जाते हैं, प्रोहिबिट माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं, दूल्हा एवं दुल्हन के द्वारा संयुक्त रूप से पवित्र अग्नि के समय सामने 7 कदम चलना क्या माना जाता है? 7 कदम चलना मतलब सप्तपदी माना जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि विवाह के समय पत्नी पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी जिससे पति अज्ञात था, तो विवाह आरंभ से ही शून्य, पति के विकल्प पर वॉइडेबल है, विवाह एकाकृत है, या विवाह वैध है। देखो यहाँ पे अगर विवाह के समय जो वाइफ है वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे ये जो राइट किसके पास आ जाएगा? वॉइडेबल का हस्बैंड के पास आ जाएगा। हस्बैंड के पास ये राइट आ जाएगा कि वो वैलिड करना चाहता है या वॉइड करना चाहता है। इसका मतलब उसके पास विवाह का शून्य करणीयता का एक ऑप्शन है कि चाहे तो वो पत्नी की इस बात को जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट कर ले, या तो शादी को खत्म कर ले, तो वॉइडेबल माना जाएगा और ये हस्बैंड के पास राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शून्य करणीय विवाह वैध बना रहेगा जब तक अकृत न कर दिया जाए। अब देखो, एक वॉइडेबल मैरिज है तब तक वैलिड बनी रहेगी जब तक आप उसे खत्म नहीं कर देते, क्योंकि वॉइडेबल का मतलब पार्टी के पास ऑप्शन है कि या तो कंटिन्यू रखे या खत्म कर दे। तो जब तक उसे कंटिन्यू या खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक वो वैलिड मानी जाती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे निम्नवत मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? अवैध, विधि सम्मत, या तो विधि सम्मत या अवैध, न तो विधि सम्मत नहीं अवैध। देखो, भले ही शून्य विवाह से बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा तो विधि सम्मत ही माना जाएगा, उसके सारे राइट्स उसको मिलेंगे जो कि एक वैलिड संतान को मिलते हैं, तो वो क्या माना जाएगा? विधि सम्मत माना जाएगा। नेक्स्ट, न्यायिक विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है डिवोर्स करना, हेतु एक डिक्री निम्नलिखित आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। कौन से ऐसे ग्राउंड है जिसपे आप डाइवोर्स की डिक्री ले सकते हो? जब दंपत्ति में से किसी के पक्ष द्वारा जारकर्म अडल्ट्री का ऑफेंस है, दंपत्ति में किसी के द्वारा अन्य कारित की गई निर्दयता मतलब क्रूरता, मारपीट है, युक्त कारण के बिना सतत रूप से 2 वर्षों की एक अवधि के लिए दंपत्ति में से किसी के द्वारा किया गया कोई परित्याग, या उपरोक्त सभी आधारों में से किसी पर भी। इनमें से कोई भी अगर एक ऐसा ग्राउंड है, जरूरी नहीं है सारे ग्राउंड होने चाहिए, कोई भी एक ग्राउंड है तब भी आप डिवोर्स ले सकते हो, डिवोर्स का ग्राउंड रेज हो जाता है। नेक्स्ट, स्वीय विधि संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा का लोप किया गया है? डायरेक्ट याद कर लो, क्वेश्चन नंबर 21 में किस धारा का लोप किया गया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, धारा 13 के सबसेक्शन 1 के खंड 4 का लोप किया गया था। 2019 के द्वारा सेक्शन 13 के इस क्लोज का लोप किया गया, मतलब हटाया गया। नेक्स्ट, दोषपूर्ण अभिकथन को चिन्हित करना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ध्यान से देखो, कोर्ट
विवाह विच्छेद की एक डिक्री पारित कर सकते हैं यदि पक्षकारगण के मध्य विवाह न जुड़ने योग्य कोई रूप में टूट हो चुका है, या एक व्यक्ति द्वारा इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती, पति पत्नी किसी संचारी यौन रोग से पीड़ित है, या न्यायिक विच्छेद की डिक्री किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिसके हस्बैंड ने या वाइफ ने धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए संसार का परित्याग कर लिया है, पति पत्नी को 7 वर्षों की एक अवधि तक जीवित होने के बारे में सुना नहीं है, या विवाह विच्छेद की एक डिक्री प्राप्त करने के लिए एक और अधिक अच्छा आधार है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, दोषपूर्ण स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखो दोषपूर्ण स्टेटमेंट हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि एक व्यक्ति द्वारा इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती कि वो संचारी यौन रोग से पीड़ित है, बाकी इनके आधार पर की जा सकती है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो व्यक्ति संबंध की निषिद्ध कोटि के अंतर्गत आते हैं यदि एक भाई या बहन का बच्चा, भाई की पत्नी, माँ का भाई या उपरोक्त सभी सारे ही क्या माने जाते हैं, निषिद्ध कोटि प्रोहिबिट रिलेशन माने जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रावधान करती है क्या, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए, न्यायिक पृथक्करण के लिए, तलाक के आधार के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन सेक्शन 13 का क्लोज 1 है वो हमें बताता है कि जो तलाक के आधार होते हैं उनके बारे में बात की गई है, मतलब कि जो तलाक के लिए जो ग्राउंड्स होते हैं उसके बारे में सेक्शन 13 की बात की गई है। नेक्स्ट, आधार की पत्नी बलात्कार, गुदा मैथुन, पशुगमन का दोषी है, यह विवाह विच्छेद की इच्छा करने के लिए उपलब्ध है। अकेला हस्बैंड, अकेली वाइफ, पति एवं पत्नी दोनों, न तो पति न पत्नी। यहाँ पे जो बलात्कार का पॉइंट है ये यहाँ पे सिर्फ एक फीमेल के साथ ही होता है, तो यहाँ पे कौन कर सकता है विवाह विच्छेद के लिए, तो केवल पत्नी ही इसके लिए डाइवोर्स के लिए डिक्री लेने के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम को लागू नहीं होता, आर्य समाज के अनुयायियों को लागू होता है, सिखों को होता है, मुस्लिम, फारसियों, ईसाइयों और यहूदियों को लागू नहीं होता है। तो नहीं की बात पूछ रहे हैं तो इन पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ होना कहा जाता है यदि वे एक अन्य की वंश परंपरा से है, पूर्ण रक्त संबंधी, अर्ध या सपिंड या सहोदर। देखो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रिलेशन क्या होता है, सपिंड संबंधी रिलेशन माना जाता है। नेक्स्ट, जब कोर्ट प्रत्युत्तर दाता को कुछ धनराशि याची के भरण पोषण या समर्थन हेतु भुगतान करने के लिए निर्देशित करती है तो वह निम्नवत मानी जाती है। यहाँ पर कुछ धनराशि याची के भरण पोषण या समर्थन के लिए देती है तो ये स्थायी भेंट मानी जाती है, क्योंकि जब कोर्ट अपना डिसीजन दे देता है, डिसीजन देने के बाद मेंटेनेंस दिलाया जाता है तो ये एक स्थायी भेंट मानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हेतु एक याचिका, मतलब कि म्यूचुअल कंसेंट से जब आप डाइवोर्स ले रहे हो तो संयुक्त पत्नी या पत्नी द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है, अकेले पति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अकेले पत्नी के द्वारा, या तो पति या पत्नी के द्वारा। देखो पारस्परिक सहमति मतलब दोनों की आपसी म्यूचुअल कंसेंट है तो दोनों के द्वारा ही, मतलब हस्बैंड या वाइफ के द्वारा ही कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों को संबंधों की निषिद्ध कोटि में होना कहा जाता है जब एक अन्य वंश की परंपरा से है, एक अन्य की वंशज क्रम का पति या पत्नी है, या तो ए या बी या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे हिंदू लॉ के कुछ 30 क्वेश्चंस थे जो कि हिंदू मैरिज एक्ट से थे। देखो इसके बाद मैं आपको एक क्लास ऐसे ही लूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर हमारे जो एआईबी में जितने भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, फर्स्ट थिंग कि एक सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेकंड थिंग कि अगर आपको बेरेक्ट लेके जानी है तो कौन सी लेके जानी है, और थर्ड थिंग क्या सारी बेरेक्ट्स हमें कैरी करनी है या कुछ बेरेक्ट्स ही हमें कैरी करनी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कॉमन क्वेश्चंस है एआईबी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन है तो आप मेरे से कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।